प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 10 व्रत यानी सर्किल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम व्रत को ही समझ लेते हैं कि आखिर व्रत होता क्या है। तो वैसे आप लोग जानते हैं व्रत क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं व्रत की क्या होती है। व्रत एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह या समुच्चय होता है जो समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी गई नियत दूरी पर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्रत एक समतल में ही बन सकता है, कोई भी तल हो वहां पर व्रत बन सकता है। ये देखिए एक व्रत कहलाता है जहां पर समतल में स्थित बिंदुओं बहुत सारे यहाँ पे बिंदु हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो उनका समूह व्रत कहलाता है। लेकिन प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए ये व्रत का एक बीचों बीच बिंदु होता है जिसे हम व्रत का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत का केंद्र। और साथ में प्रत्येक समुच्चय जो है, ये बिंदुओं का जो समुच्चय होगा इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो प्रत्येक बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर होगा। इसका मतलब यहाँ भी इसकी दूरी समान होगी, इस बिंदु से केंद्र से यहाँ भी उसकी दूरी समान होगी, यहाँ भी समान होगी, हर जगह समान होगी। तो ये जो बिंदुओं का समुच्चय है, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है, गोला है, इसे हम परिधि कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है एक एक चीज कि किसको क्या कहते हैं। इसको केंद्र कहते हैं। ये जो लाइन खिंची हुई है आपको दिख रही होगी, इसे हम परिधि कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से ये परिधि तक की जो दूरी है, ये हर जगह, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, सभी जगह इसे हम कहेंगे त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से, ये जो सेंटर पॉइंट है वृत्त का, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यहाँ भी देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो सभी जगह आपको याद कर लेना है त्रिज्या की परिभाषा। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और ये जो है परिधि कहलाती है। आपको ये परिधि दिख रही होगी, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है, उसे हम परिधि कहने लगते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं परिधि, केंद्र और त्रिज्या। चलिए कुछ और आधारभूत इसकी जो परिभाषाएं हैं वृत्त से संबंधित, उनको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आधारभूत परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर शामिल किया गया है जीवा। तो जीवा जो है ये क्या कहलाती है, इसको समझ लेते हैं। कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्हें जीवा के बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जीवा क्या कहलाती है। जीवा वह है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा, या ऋजु रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, वृत्त की जीवा कहलाती है। कहने का मतलब है परिधि पर दो बिंदु होंगे और उनको मिलाने वाली ऋजु रेखा होगी। चलिए हम चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये चित्र है। इस चित्र में परिधि के कोई भी दो बिंदु ले लीजिए। जैसे पहला बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये भी ले लिया, और दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया स्केल की सहायता से। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे मिला दिया इस तरीके से। तो जब हमने ये मिलाया है तो इसे अब हम क्या बोलने लगेंगे? जीवा। तो आपको याद हो गया होगा ये क्या कहलाती है, हमने बताया था परिधि। तो वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु, यहाँ भी हम ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लिए और इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। इस तरीके से हमने मिलाया और वृत्त की परिधियों के दोनों बिंदुओं को, वृत्त की परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन बनती है वृत्त के अंदर, और इसे ही हम जीवा कहेंगे। तो जीवा की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा,
जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित, ये देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा यानी सीधी लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेढ़ी टाइप की लाइन खींच दी और फिर उसे जीवा बोलने लगे, नहीं, कैसी होनी चाहिए, एक ऋजु रेखा यानी बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवा। तो जीवा तो बहुत सारी खींची जा सकती हैं। इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को मिला दिया तो भी हम एक जीवा बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम जीवा बना सकते हैं, यहाँ पर भी जीवा बना सकते हैं। तो सभी जीवाएं हम खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही रोचक तथ्य है, तो जान लेते हैं वो मजेदार बात क्या है। वो मजेदार बात यह है कि अगर हम ऐसा खींचेंगे तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर खिंचेगी, क्या आप बता सकते हैं? सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर आएगी? ये देखिए, यहाँ छोटी जीवा है, फिर इससे बड़ी जीवा उसके ऊपर आती है, फिर इससे भी बड़ी जीवा इसके ऊपर आती है, फिर इससे भी बड़ी जीवा इसके ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये जीवा की लंबाई ऊपर जाने से बढ़ती है, यहाँ पर भी नीचे उतरने से जीवा की लंबाई बढ़ती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा कहां पर हो सकती है? तो इसका आंसर है, वृत्त सबसे ज्यादा चौड़ा कहां पर होता है, उसके सेंटर पॉइंट वाले में। यहां से यदि हम देखें केवल समझने के लिए, अगर उसके केंद्र से होती हुई दोनों परिधियों को एक लाइन मिला दी जाती इस तरीके से, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यहीं पर खिंच सकती है। लेकिन ये तो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास केंद्र से होकर जाने वाली लाइन, ये वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास ऐसा भी खींच सकते हैं, तो ऐसा भी खींच सकते हैं, तो कोई भी वृत्त का व्यास कहलाता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही कहलाती है। इसलिए एक पॉइंट को याद रखना है, ये आपको ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो आपसे खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान होती है, तो आपको भर देना है वहां पर व्यास। तो ध्यान से समझना है, व्यास जो है वृत्त का क्या होता है, आपको मालूम है केंद्र से होकर जाने वाली लाइन यहाँ पर भी जा सकती है। ये केंद्र से होकर जानी चाहिए किन्हीं भी दो बिंदुओं परिधियों की। तो ऐसा भी व्यास खींच सकते हैं इस तरीके से, स्केल की सहायता से। ऐसा भी व्यास हो सकता है, ये भी व्यास हो सकता है, लेकिन ये सभी बड़ी बड़ी जीवाएं हैं। इस तरीके से ये भी व्यास हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये व्यास है, और व्यास ही क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इससे बड़ी जीवा नहीं होती। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। फिर से दोहरा लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो जीवा क्या है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ जीवा क्या है, क्या आप बता सकते हैं जीवा क्या है? तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, तो मैं इसको छुपा लेता हूँ। अब आपसे पूछता हूँ जीवा क्या है। तो जीवा का आंसर आप दे पाए, वृत्त की परिधि पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, मात्र जीवा। लेकिन जीवा की विशेषता क्या है कि जब ये बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंच जाती है, ये चीज ऊपर पहुंच जाती है, यहाँ से वो केंद्र से होकर जाती है, तो वो जीवा व्यास कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है, व्यास। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए, कुछ आधारभूत परिभाषाओं में हमने देखा कि जीवा क्या कहलाती है। ये पहले नंबर की परिभाषा थी, तो जीवा आपको ध्यान होनी चाहिए। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको तैयार रहना पड़ेगा, सबकी परिभाषाएं आनी चाहिए। आप इनको नोट भी करते जाइए, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके, और सभी का अच्छे से मतलब भी समझते जाइए। चलिए, पहला टर्म हो चुका है जीवा, आइए देखते हैं दूसरा टर्म। तो दूसरा टर्म है छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब क्या होता है, तो वह रेखा जो वृत्त में दो पृथक पृथक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ पर छेदक रेखा की बात की जाए तो इस वृत्त में समझते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र कहलाता है, मान के चलिए O केंद्र है, और यहाँ पर इसमें ये इसकी परिधि बनी हुई है। ये क्या है, पूरा ये परिधि कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, छेदक रेखा की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है, जो वृत्त को छेद दे, यानी कि उसमें दो बिंदुओं पर उसको छेद दे। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची, तो ये कहलाएगी छेदक रेखा। ये इस तरीके से दो बिंदुओं पर काटती है। इसको हम यदि ए नाम दे देते हैं और इसको बी, तो ये हो गई छेदक रेखा। तो
छेदक रेखा क्या है? बहुत ही सिंपल है। छेदक रेखा जो व्रत को काट देती है, दो बिंदुओं पर काट देती है, उसे ही हम क्या बोलने लगते हैं? छेदक रेखा। तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल थी। छेदक रेखा क्या है? जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसको भी आप दोहरा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? तो यदि कोई रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इसे व्रत की स्पर्श रेखा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्रत को केवल टच करे। इसको यहां से समझ लेते हैं। मान के चलिए ये एक व्रत है, इसमें आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप जानते हैं ये व्रत का केंद्र कहलाता है, ये वाली व्रत की क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है ये व्रत की? परिधि। आप सभी जानते हैं। और अगर हम व्रत के किन्हीं भी दो बिंदुओं को इस तरीके से मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं? इस तरीके से दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या कहते हैं इसे? आंसर है जीवा। कुछ बच्चों पे बन भी गया होगा कि जीवा है ये। चलिए, ये परिधि है, ये केंद्र है, ये जीवा है। अच्छा, एक चीज और पूछता हूं, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? आप ये बताइए, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो इसका सही आंसर है ये त्रिज्या। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। चलिए, अब हम स्पर्श रेखा समझ लेते हैं। उसके पहले मैं एक बात और आपसे पूछता हूं। मैंने व्रत को एक लाइन इसमें खींची, तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी रेखा होगी जो व्रत को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है? क्या आप बता सकते हैं कौन सी रेखा होगी? तो इसका सही आंसर होगा छेदक रेखा। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ी हुई है छेदक रेखा। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बता दिया है कि छेदक रेखा है। चलिए, अब यहाँ पर त्रिज्या हो चुकी है, परिधि, जीवा, छेदक रेखा, इन सभी का ज्ञान हमें है। अब इसके बाद हम स्पर्श रेखा की बात कर लेते हैं। स्पर्श रेखा बहुत ही सिंपल है। जो व्रत को, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना। तो व्रत को केवल छू के निकल जाए। तो यहाँ पर व्रत को केवल एक ही पॉइंट पर छू के निकलेगी, तो स्पर्श रेखा केवल उसके एक पॉइंट को ही काटती है, दूसरे पॉइंट को नहीं काट पाती। यहाँ पे देखिए, एक ही पॉइंट को छुआ है और वो आगे निकल जाती है। अगर दो पॉइंट को टच कर देती है तो वो छेदक रेखा बन जाती है, लेकिन एक ही पॉइंट को टच करती है, या यूं कहें कि एक ही पॉइंट को काटती है, तो उसे हम कहने लगते हैं स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है टच करना, छूना। तो व्रत को एक ही पॉइंट पर छुएगी रेखा और ऐसी निकल जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा के बारे में जो लिखा है उसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। स्पर्श रेखा में बोला गया है, यदि कोई रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना यानी काटना, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या उसे काटे, इसे व्रत की स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन में एक लाइन लिखी गई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। व्रत पर अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई गिनती ना हो, अनंत हो, अनिश्चित हो, तो इसे ही बोलते हैं अनंत। तो अनंत यानी बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको देख लेते हैं, क्यों खींची जा सकती हैं स्पर्श रेखाएं? क्योंकि एक इस व्रत में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। जैसा एक पॉइंट यहाँ पर टच हुआ है, ऐसे व्रत में कई पॉइंट होते हैं, अनंत पॉइंट होते हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता, अनंत है, अनिश्चित है। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंटों से एक एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दी, एक स्पर्श रेखा ऐसी भी खींच सकते हैं, और भी खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा इस पॉइंट से खींच, मतलब हम अगर खींचने में स्टार्ट हो जाएं तो हम स्पर्श रेखाओं को खींचते जाएंगे, क्योंकि इनमें अनंत बिंदु हैं और सभी बिंदु से एक एक रेखा तो कम से कम यहाँ से जाएगी। तो सभी जो है स्पर्श रेखा की बात हो रही है, स्पर्श रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं। छेदक रेखा की बात नहीं हो रही है, केवल किसकी हो रही है? अनंत रेखाओं, स्पर्श रेखाओं की। तो वो व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसे केवल आप याद रखिए, छेदक रेखा को नहीं, व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कौन सी रेखाएं? स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। बहुत सारी स्केल की सहायता से आप पूरे व्रत की परिधि पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये
कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वृत्त पर आपको सत्य असत्य में पूछ लिया, जैसे कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताइए सत्य है कि असत्य है। या किसी भी फ्रेम में क्वेश्चन जो मेकिंग करेंगे उसमें उद्देश्य यही होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपको आंसर देना है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, जीवा, इसके बाद हमने पढ़ी थी छेदक रेखा, और अब पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखा। आइए चौथी चीज भी पढ़ लेते हैं। चौथी चीज है चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या है और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बहुत ही सिंपल है। अगर एक शब्द में कहें तो वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज, जो वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनेगा उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। शर्त ये है कि उसके सभी जो कॉर्नर हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं, वो वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। ऐसा चतुर्भुज नहीं होना चाहिए कि ये वृत्त है और उसके अंदर ये चतुर्भुज बना, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो चक्रीय चतुर्भुज की शर्त क्या है? इसमें चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। ये देखिए वृत्त की परिधि पर चारों शीर्ष हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे ये वृत्त है और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज आप देख पा रहे होंगे, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। ये देखिए ये है 4 भुजाओं वाली आकृति जो वृत्त के अंदर है, लेकिन उसके चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर उपस्थित है। तो ये इस तरीके से आपको याद कर लेना है कि वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसको दोहराते रहिए तो ये आपको याद हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज बहुत ही सिंपल है, और यदि आप समझने के बेस पे यदि पढ़ाई करते हैं, आपका अध्ययन समझने के बेस पे है और आप सभी क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझ के करते हैं, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो वृत्त है उसके अंदर जो चतुर्भुज बनेगा वही क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मालूम भी होगा, और सभी के जो कमेंट आते रहते हैं तो मैं पढ़ता रहता हूं उनको, और उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और मैं उससे प्रोत्साहित होता हूं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। और इसके सभी आपका ही योगदान है, और आप यदि इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो एक दिन अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे, और इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर 4 परिभाषाएं, जो 4 मूलभूत जो थी अवधारणाएं, उनको हम क्लियर कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप इन सभी को बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद हम व्रतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनके खाली स्थान, विकल्प, सही जोड़ी कुछ भी बना सकते हैं। तो आप उनको भी बहुत ध्यान से देखिए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाइए। थोड़ा आप लिखने पर भी ध्यान दीजिए, कहाँ कौन सी बात लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से करिए। और एग्ज़ाम में आपका जो लिखने का पैटर्न है, लिखने का जो तरीका है, उसी पर आपको अंक मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं व्रतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 10.1 को शुरू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए। उनमें से हम लोगों ने अभी तक वृत्त से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाएं और उनकी अवधारणाओं को सीखा था। अब हम यहाँ पर व्रतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बात करेंगे और उनको चित्र के माध्यम से समझेंगे। और ये प्रमेय, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो आप इनको ध्यान से समझिए और इन प्रमेय का वास्तविक अर्थ भी समझिए। सबसे पहला प्रमेय दिया गया है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, मान के चलिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या एक बिंदु से होकर जाती है। तो मान के चलिए ये एक स्पर्श रेखा है।
तो उसका बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो ये जो स्पर्श बिंदु है से जाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये देखिए, ये त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है और वहीं से हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है और इनके प्रमेय हम लोग 9th में भी कर चुके हैं। तो अभी केवल इनको खास तौर पर समझना ही है और इसी आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इसी आधार पर हम प्रश्नावलियों के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये क्या है? त्रिज्या। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा या लंब होंगी। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश। तो आपको ध्यान रखना है, आपको भले ही प्रमेय याद ना हो लेकिन आपको स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में लंब का ये पता होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। या यहाँ पर यदि यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर बोला जाए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर खाली स्थान होती है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में हमेशा 90 अंश का रिलेशन होता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। समकोण भी बोल सकते हैं, 90 अंश भी बोल सकते हैं। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, दोनों एक ही बात है। तो ये कहता है प्रमेय नंबर फर्स्ट। तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है और इसको आप इस प्रमेय का कथन भी याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बस इतना ही है 10th क्लास में, और 9th में इसका हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। आप लोग पढ़ चुके हो इसको। और साथ ही साथ हम लोग प्रमेय सेकंड की बात अब इसके बाद कर लेते हैं। तो प्रमेय सेकंड जो है ये कहता है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये लंबाइयां बराबर होती हैं बाहरी बिंदु से। तो वृत्त के बाहर ये है कोई पॉइंट, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो ये देखिए, ये वृत्त है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा ये आपको दिख रही होगी, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है और दूसरी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होंगी। ये प्रमेय नंबर सेकंड कहता है। तो आपको नंबर से याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि बाहरी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो अगर वो उस बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं, एक ऐसी लाइन निकलेगी और ऐसी लाइन, दोनों लाइनों, जो दोनों लाइनें हैं ये वृत्त को अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी और दोनों कैसी होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। ये भी आपको याद कर लेना है। ये लाइन अलग से खींची हुई है, तो ये सेंटर पॉइंट है और ये जानते हो आप त्रिज्या है, ये परिधि है, ये सब तो आपको मालूम ही है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं अगर वो वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई हों। बहुत ही सिंपल था। चलिए प्रमेय 3 की बात करते हैं। तो प्रमेय 3 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये स्पर्श रेखा कहलाती है, आप लोग सभी जानते हैं। और ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, क्या आप बता सकते हैं? स्पर्श रेखा और त्रिज्या में कौन सा संबंध होता है? तो आंसर है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये 90 डिग्री। तो ये हम लोगों ने प्रमेय नंबर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। एक बात और देख लेते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, मतलब यहाँ से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, पहली स्पर्श रेखा ये है, इस पॉइंट पे टच करती है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे टच करती है और आगे निकल जाती है। तो इन दोनों की लंबाइयां कैसी होंगी? बराबर। ये हमने प्रमेय 2 में सीखा है। अब आइए प्रमेय तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रमेय कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र आप सभी जानते हैं, ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो आपको बताना है कि जीवा क्या कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था। तो जीवा वृत्त की परिधि पर उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए,
वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, जीवा। तो हम इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये हो जाती है जीवा। अब फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ये देखिए, ये है वृत्त का केंद्र। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है तो इस पर लंब डालते हैं। इसका मतलब है एक सीधी लाइन खींच देते हैं जो 90 अंश के कोण के साथ हो। तो ये हमने सीधी लाइन खींची, ये 90 अंश यहाँ पे बना है और यहाँ पे भी 90-90 बना है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये है कि जीवा हमने खींची थी एक सीधी लाइन, लेकिन उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा इस पॉइंट से विभाजित हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा, ये इतना हिस्सा अलग है और इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा मान लेते हैं AB हो, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मान के चलिए C पॉइंट पे लंब डलता है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जितनी A से लेके C तक दूरी होगी उतनी ही C से B तक दूरी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में बांट देता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये था प्रमेय नंबर तीसरा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। प्रमेय फर्स्ट क्या था, स्पर्श रेखा। ये जो है इस तरीके से, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रमेय क्या था, यदि बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं इस तरीके से, अगर ये बाहरी पॉइंट है यहाँ, यहीं से मैं खींच देता हूँ इस तरीके से, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां इस पॉइंट पे मान के चलिए प्रतिच्छेद होती हैं, तो दोनों की लंबाइयां, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया P, इस वाले पॉइंट को दे दिया Q और इस वाले पॉइंट को दे दिया R, तो PQ और PR दोनों बराबर होंगे। ये दूसरा प्रमेय था। और तीसरा प्रमेय क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांट देता है। चलिए प्रमेय नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। प्रमेय चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसका मतलब क्या है, यदि पढ़ने से भी समझ में नहीं आया है तो आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वृत्त के किसी चाप द्वारा, तो ये वृत्त है, तो वृत्त तो पूरा ही एक चाप होता है 360 डिग्री का। लेकिन अगर हम वृत्त का कोई एक चाप निकाल लें, वृत्त का चाप यानी कि कोई भी हिस्सा जैसे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच किया, तो ये एक चाप है। चाप का मतलब क्या होता है, जो आप परकाल से, परकाल तो आप जानते हो, परकाल से जैसा एक चाप लगाते हो इस तरीके का, कभी ऐसा चाप भी लगाते हो, तो मतलब कहने का है कि परकाल से जब आप चाप लगाते हो तो ये इस तरीके से कुछ आकृति बनती है, ऐसी आकृति बन जाती है, कभी ऐसी आकृति। तो कभी आप ऐसा करना कि वृत्त को जो चाप लगाते हो वो पूरा चाप आप घुमा देना, तो एक वृत्त बन जाएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अगर चाप को पूरा बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से बनाते जाएं, तो परकाल एक वृत्त बना देगा। जैसे भी आप लोग जानते हो कि ऐसा ही होगा। तो उसका मतलब क्या है, एक छोटा सा चाप जो है वो किसका हिस्सा होता है, तो आंसर एक वृत्त का हिस्सा होता है। जो चाप होता है वो क्या है, वो एक वृत्त का ही हिस्सा है। तो वृत्त का एक चाप मान लेते हैं, ये हमने पॉइंट कट किए और A नाम दिया इसको और B नाम दिया इसको। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, जो मैं यहाँ से पेन से जो है इसको थोड़ा बना देता हूँ, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ही हम चाप मान लेते हैं AB। इसको हम क्या मान लेते हैं, चाप AB। थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हो गया है, चलिए ये क्या है, चाप है, और इसको हमने क्या माना, AB चाप है। तो प्रमेय क्या कह रहा है देख लेते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा यानी इसके द्वारा केंद्र पर, केंद्र यहाँ कहीं होता है, ये केंद्र मान लेते हैं, तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये कोण बना लेगा। कैसे बनाएगा, B को भी मिला देते हैं O से, यहाँ O नाम दिया जाता है, O यानी होता है ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी केंद्र, और A को भी यहाँ से मिला देते हैं, तो एक एंगल बनेगा, इसे ही हम कोण कहते हैं। तो ये चाप द्वारा बना दिया ना कोण,
तो यहाँ पे लिखा है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। यहां तक की भाषा आपको समझना है। वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये क्या है, वृत्त का एक चाप है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये देखिए केंद्र पर एक अंतरित कोण हुआ है, यानी कि कोण अंतरित यानी बनाया गया कोण, उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर, उसी चाप द्वारा यानी इसके ही द्वारा, ये ए बी चाप द्वारा शेष परिधि, ये तो चाप है तो बची परिधि पूरी, ये जो शीश से बनी हुई है, जो पेंसिल से बनी हुई है, ये पूरी शेष परिधि कहलाएगी। इसे ही क्या बोलेंगे, शेष परिधि। तो शेष परिधि पर अंतरित कोण, कहीं भी अंतरित कोण कर दीजिए, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे कहीं भी, मान लेते हैं कि यहां पे, तो अंतरित कोण करेगा तो हम इसको मिला देते हैं कि शेष परिधि पर अंतरित कोण, तो हमने इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया, तो शेष परिधि पर अंतरित कोण का ये हो गया शेष परिधि पर अंतरित कोण, इसे हम नाम दे देते हैं सी। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी ये वाला, शेष परिधि पर अंतरित कोण यानी ये वाला का दुगना होता है। तो दुगना कौन होता है, ये होता है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी ये वाला, शेष परिधि पर अंतरित कोण का यानी इसका दुगना होता है। अगर ये 20 है तो ये 40 हो जाएगा, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, हो गया ना दुगना। अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा चित्र बना आता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अगर 80 है तो ये वाला यहाँ पे उन्होंने बना दिया x मान के चलिए, तो यहाँ पे बताइए x का मान क्या होगा, और यहाँ पे लिख दिया उपरोक्त चित्र में x का मान क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि x का मान क्या होगा, तो दुगना होता है, इसका मतलब ये दुगना है तो ये आधा होगा, ऊपर वाला आधा नीचे वाला दुगना। तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका आधा, 40 डिग्री। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। तो ये प्रमेय लग रहा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये है प्रमेय। इसके बाद हम प्रमेय नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रमेय 5 कहता है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये देखिए पूर्ण वृत्त है जिसका केंद्र O है, लेकिन हम इसको आधा कर दें यानी यहां से एक लाइन खींच दें, तो अब ये अर्धवृत्त कहलाएगा। ये ऊपर का आधा और नीचे का आधा। तो अर्धवृत्त पर यदि इसको हम, ठीक है, अर्धवृत्त पर यहां भी कोई पॉइंट हो सकता है, यहां भी, हर जगह कहीं भी। तो अगर हम इस पॉइंट पर एक कोण बनाते हैं, इसको ऐसा मिलाकर और इसको ऐसा मिलाकर, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का होगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कैसा होता, समकोण हो सकता है, होता ही है। और यहां पर यदि एक पॉइंट ले लिया तो अब हम इसको मिलाएंगे इस तरीके से, ऐसा, और इस जगह से इस तरीके से, तो ये भी कितना बनेगा, 90। यानी हर पॉइंट पर 90 बनेगा, चाहे कहीं भी आप बना लीजिए। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय लेते हैं और ये आखिरी प्रमेय है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 10.1 करेंगे। तो प्रमेय नंबर 6 कहता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। हम लोग चक्रीय चतुर्भुज पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि क्या होता है। वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, लेकिन इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब यदि यहाँ पे A नाम दे दिया जाए, यहाँ पे B नाम दे दिया जाए, ये C कर दो और ये कर दो D, तो सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। तो ये देखिए इसके सामने ये वाला कोण है, तो कोण A और कोण C दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये 180 अंश होता है, और इसको जोड़ दिया जाए तो ये भी कितना होता है, 180 अंश। इसका मतलब ये है कोण जो B है इसको यदि कोण D से जोड़ दिया जाए तो ये भी कितना होता है, 180 अंश। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, ये भी कितना होता है, 180 अंश, और चारों का योग हो जाएगा 360। तो इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, जिनमें से विकल्प बिल्कुल निश्चित ही आएगा। इसके पहले कुछ परिभाषाएं थी, तो आपको प्रश्नावली 10.1 शुरू करने से पहले
यही सब बहुत अच्छे से देख लिया है। इनको रिवीजन करना है, लेकिन इनका रिवीजन का मतलब है सभी की परिभाषाएं बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, सभी प्रमेय आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो सभी प्रमेय को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक एक उनको जो समझाया है उसको आप वीडियो को दोबारा फास्ट में देख सकते हैं, यानी आप उनकी स्पीड को कंट्रोल करके, इसका मतलब है स्पीड को थोड़ा तेज करके देख लीजिए, लेकिन आप सभी वीडियोस को एक बार फिर से देखकर उनका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए और प्रश्नावली 10.1 आप पे बहुत अच्छे से बनने लगे। थैंक यू। अब मिलते हैं प्रश्नावली 10.1 में।